जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संविधान पढ़ने के क्रम में फंडामेंटल राइट्स आज पढ़ेंगे। इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने बताए हैं। उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तब आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे जो अधिकार हैं उसका कैसे संरक्षण न्यायपालिका करती है और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं मौलिक अधिकारों में, और उन अधिकारों को हम लोग पढ़ेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में भी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। पिछले वीडियो में हमने बता ही दिया है कि न्यायपालिका कैसे जो मौलिक अधिकार हैं उसका संरक्षक मानी गई है, और कैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ संशोधन करना है तो संसद जो है उसके लिए नियम कानून बनाती है। ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली है। कैसे हमने देखा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है न्यायोचित है, उसमें कैसे न्यायपालिका में हम लोग अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम लोग वहाँ पे जो न्यायपालिका है वहाँ पे जाते हैं और न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे एक एक अनुच्छेदों को कि कैसे किस अनुच्छेद में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। ये हम लिख देते हैं फंडामेंटल राइट्स है। कहाँ से लिया गया भैया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल जो है इसका ये 12 से 35 तक है। ये महत्वपूर्ण है। कुछ फैक्ट ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली है। अब हमको एक एक अनुच्छेदों को देखना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। आपको पता होगा कि संविधान में 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। उन्हीं को हमको देखना है। अब आर्टिकल 12 और 13 जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 में क्या है? 12 में राज्यों की परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा क्या है भैया? तो यहाँ पे है राज्यों की परिभाषा बताया गया है कि राज्य में कौन कौन से भाग शामिल होंगे। जैसे राज्य सरकार हो गई, उसकी जो बॉडीज़ हैं राज्य सरकार की, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या राज्य सरकार के बारे में हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकार हो गई, उसकी जो बॉडीज़ हैं, आपने देखा होगा कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 क्या कहता है भैया? कि राज्य जो है, राज्य ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएगी, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे ये जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होगा अथवा तो उल्लंघन होगा। अगर मान लीजिए ऐसा राज्य सरकार करती है तब क्या होगा? तब न्यायपालिका बैठी है ना, न्यायपालिका बैठी है। जितने नियम कानून हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी उतने अधिकारों को वहाँ से कट करके समाप्त कर दिया जाएगा। ये कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका ही तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में हम लोग जानते हैं उसके। तो यही बताया गया है आर्टिकल 13 में कि राज्य ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो चीज़ों को वहाँ लिख लीजिए, क्योंकि अब लिखेंगे एक बार फिर समझाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर होते रहेंगे। इससे अच्छा है कि कुछ चीज़ें हमने नोट की है, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाएँ। इस वजह से हमने कहा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग लिखेंगे और समझाते चलेंगे। उससे क्या होगा कि उससे आपका फ़ायदा होगा कि कम समय में आपको चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी। चलिए तो हम देखेंगे कि कैसे 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो आप बताएंगे 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 6 हैं। आर्टिकल पूछा जाएगा समानता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक है? तो आप बताएंगे 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? ये संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। क्यों है? हम समझेंगे चीज़ों को और इसके बारे में भी एक एक अनुच्छेदों को समझेंगे। तो ये आपको याद रखना है 1 से 6 तक
कहाँ से कौन से अनुच्छेद किस भाग में है? समानता का अधिकार 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आप बताएंगे कि 23 और 24। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हमने कहा कि 7 पहले मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। एक कहा गया, एक समाप्त कर दिया गया, 7वां जो है वो समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो ये जो है 44वें संविधान संशोधन करके, संशोधन कौन करेगा? तो संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1978 में। इसके द्वारा क्या हुआ भैया? जो सातवां अधिकार था, मौलिक अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो क्या हुआ ये? तो इसको भाग 12 में जो है स्थापित किया गया है। कहाँ? भाग 12 में। किस अनुच्छेद में है? 301 का में, 300 फर्स्ट अथवा तो का में क्या है? ये अब विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है, अथवा तो वैधानिक अधिकार है, अथवा तो कानूनी अधिकार है। पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है? नहीं, विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। इतनी बातें आप क्लियर रखिएगा। अब इन्हीं 6 जो अधिकार हैं 6 पार्ट में, इन्हीं को एक एक अनुच्छेदों को हम लोगों को देखना है। एक एक अनुच्छेदों को देखना है। कैसे भैया? तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आर्टिकल 14 से। 12 और 13 हमने बता दिया है। 12 में क्या है? राज्यों की परिभाषा है। 13 में बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अथवा समता का अधिकार। राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक समान देखेगा और ऐसे ही नियम कानून बनाएगा जो सबको समान तरीके से जिसकी लागू हो सके। तो वही बात कह रहा है अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में है 5 तरीके से। आर्टिकल 15 इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगी। किन आधारों पे? 5 आधारों पे। 5 आधारों पे राज्य नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगी। कौन कौन से आधार हैं भैया? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगी। इसका क्या मतलब हुआ भैया? जैसे कोई मान लीजिए कि आपको आवास की ज़रूरत है, अथवा तो सरकार जो सुविधाएं दे रही हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपको स्वच्छ हवा पानी का जो अधिकार है, या फिर आपकी स्वतंत्रता जो है, कहीं आने जाने की जो स्वतंत्रता है, उन सब के बारे में बताया गया है कि धर्म के आधार पे, जैसे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अथवा तो सिख हैं या ईसाई हैं, तो ये नहीं कहेगी राज्य सरकार कि आप हिंदू हैं आप वहाँ जा सकते हैं, अथवा तो मुसलमान हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं। और क्या है? मूल वंश के आधार पर कि आप जो है इस क्षेत्र के निवासी हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, अथवा तो इस मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। और क्या है? लिंग के आधार पे, आप महिला हैं, पुरुष हैं, अथवा तो थर्ड जेंडर हैं, तो आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए अथवा तो जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे। सरकार ये नहीं कहेगी कि आप पुरुष हैं, आप महिला हैं और हम आपके साथ भेदभाव करेंगे। और क्या है भैया? जात के आधार पर, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, इस तरीके से अनेक जातियां भी भारत में हैं। तो इन जातियों के आधार पे ये नहीं कहेगी सरकार कि आपको हम राशन नहीं देंगे, आपको जो है रास्ते के लिए जो है अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं आप, या अथवा तो रास्ता बाधित करेंगे, या फिर आपको आवास, आप ऊंची जात के हैं तो आपको आवास मिलेगा, नीची जात के हैं तो आपको आवास नहीं मिलेगा। इस तरीके से भेदभाव नहीं करेगी सरकार। और क्या है? जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। पूछा गया एग्जाम में, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी, ये किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 15 में। इसके अलावा सरकार भेदभाव कर सकती है, युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और क्या है? आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता, इसका क्या मतलब है भैया? जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि एक वर्ग फॉर्म डालेगा, दूसरा वर्ग फॉर्म नहीं डालेगा, अथवा तो कोई जाति है या फिर कोई कह सकते हैं कि
वर्ग है, वर्ग विशेष के लिए फॉर्म अप्लाई करेगी या फिर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें भी भेदभाव नहीं करेगी। कौन? सरकार। लोक नियोजन के विषयों पे अवसर की समानता, आपको अवसर मिलेगा, बराबर का अवसर मिलेगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। किस में है भैया? तो आर्टिकल 16 में है। और क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत या इसे कहा जाता है छुआछूत। आप समाज में देखे होंगे, अब तो चीज़ें कम हो गई, नहीं तो पहले बहुत भेदभाव होता था, छुआछूत होता था। और जो लोग थे यहाँ पे, ये जो अस्पृश्यता है इसको कहा जाता है छुआछूत। आप समाज में देखे होंगे कि पहले बहुत सारी चीज़ें थी कि छुआछूत बहुत माना जाता था कि कोई बाल्टी ना छू दे, कोई नल ना छू दे, कोई कुएं पे आके पानी ना भरे। जो नीची जातियाँ थीं और समाज में जो पिछड़े लोग थे उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। वर्तमान समय में स्थिति सुधरी है। तो वही बताया गया अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का अंत जो है होगा, आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेंगे और किसी को इस तरीके से नहीं कहेंगे कि आप इस जाति के हैं तो आपके साथ हम भेदभाव कर सकते हैं, या फिर जाति संबोधित जो नीची जातियों के लोग हैं उनको आप उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तो वही बात अस्पृश्यता के अंत में बताई गई। आप देखे होंगे पहले के समय में अम्बेडकर साहब ने बहुत कोशिश की कि चीज़ें सुधरें और इन लोगों को जो नीची जातियां थी उनके साथ हमेशा से अम्बेडकर साहब ने कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश की और इन लोगों को समझाने की भी कोशिश की कि आप जो है गंदी चीज़ों को मत करिए, गंदे काम मत करिए। और उसी का परिणाम है कि अब समाज में कुछ चीज़ें सुधरी हैं। और इसका मुझे लगता है कि अस्पृश्यता का अगर अंत करना है तो सबसे अच्छा जो प्रयोग है, आप शिक्षा लोगों को दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, तो लोग जब जागरूक होंगे तो अस्पृश्यता का अंत अपने आप हो जाएगा। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, खेल भावना को बढ़ाना चाहिए। आप देखे होंगे गांव में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो ये नहीं होता कि कोई ब्राह्मण का लड़का है या फिर कोई एससी का लड़का है, सब लोग मिल के खेलते हैं और वहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। तो खेल भावना को खेल भावना की तरह से अगर देखेंगे तो छुआछूत अपने आप धीरे धीरे चीज़ें कम हो जाएंगी और शिक्षा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो चलिए हम लोग अगला देखेंगे। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। 18 क्या कहता है भैया? उपाधियों का अंत। आप किसी को समाज में राजा नहीं कहेंगे और रायजादा नहीं कहेंगे। अंग्रेजों के समय में क्या होता था, अलग अलग उपाधियां दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? अंग्रेज अपने निहित स्वार्थों के लिए ये उपाधियां देते थे और सोचते थे कि लोग हमारे फेवर में रहेंगे। तो आप उपाधियां धारण नहीं कर सकते, और अगर कोई उपाधि धारण करनी भी होगी, पहली बात तो है नहीं ऐसा कोई प्रावधान कि आप जो विदेशों से कोई अगर उपाधि दिया जाता है आपको, तो राष्ट्रपति महोदय जो हैं पहले उनका परमिशन लिया जाएगा, फिर आप जो है कोई उपाधि है उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप भारत में उपाधियों को लेके घूमेंगे और आपको उपाधियों से नवाजा जाएगा। और आप क्या होता है कि उसमें अगर आपको एक उपाधि दी जाती है तो समानता का उल्लंघन होता है, समानता का उल्लंघन होता है। ऐसे बोलने में मौखिक तौर पे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लिखित रूप में अथवा तो सरकारी रूप में आपको उपाधियां नहीं दी जाती हैं। आप कहेंगे कि जो पुरस्कार वगैरह होते हैं, जैसे पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है, ये जो है पुरस्कार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पुरस्कार है और पुरस्कार को उपाधियों में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो वही बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं धारण करेगा, अथवा तो कोई बड़ा पुरस्कार है अगर उसे धारण करना है तो राष्ट्रपति महोदय से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये किस में है? आर्टिकल 18 में, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो ये 14 से 18 तक हमने देखा। पहला है, यहाँ देखा था समानता का अधिकार, 14 से 18 तक ये भाग क्लियर हो गया। पहला वाला पार्ट 14 से 18 तक हमने देख लिया। अब 19 से 22 तक देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है 19 जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 पार्ट हैं, उसमें 6 पार्ट हैं। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 19(1) में क्या है? वाक स्वतंत्रता।
वाक स्वतंत्रता। आप जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं, अथवा तो जो भारत के नागरिक हैं वो जो बोलते हैं ना, उनको कौन अधिकार दिया है? यही 19 जो है, अगर ना होता तो बहुत कुछ चीज़ें बदल गई होती। वैसे वर्तमान समय में चीज़ों को थोड़ी बहुत, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, आप इस देखेंगे इसमें वाक स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो इसी में है। इसमें क्या बताया गया भैया कि जो मीडिया है, मीडिया निष्पक्ष होके कहीं भी जाके कुछ समाचार वगैरह न्यूज़ लेके छाप सकती है और वो कहीं पे खुल के बोल सकती है। वर्तमान समय में मीडिया का बड़ा जो है दुरुपयोग हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं तो गोदी मीडिया है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है कि जो सरकार के नीतियों के खिलाफ है, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको उजागर करे, सरकार तक पहुंचाए। जो समाज में कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, उसको उजागर करे, अथवा तो जो सरकार के नियम कानून हैं उसको लोगों तक पहुंचाए, बताए। यही काम है। अब सरकार के अगर आप फेवर में सिर्फ बोलेंगे तब भी ठीक नहीं है, और सरकार के खिलाफ अगर हमेशा बात उठाते हैं तब भी ठीक नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो सरकार अच्छी करती हैं तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के विरुद्ध होती हैं तो उसके लिए आवाज़ उठानी भी चाहिए। खैर, ये प्रेस की स्वतंत्रता और वाक स्वतंत्रता किस में है? तो 19 जो आर्टिकल 19 है उसमें जो कैटेगराइज किया गया है, ए में क्या है? तो वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में। बी में क्या है? सम्मेलन करने का। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, कोई भी सम्मेलन करते हैं, कोई भी इकट्ठा होके अपनी बात रखते हैं, तो वो क्या है? आर्टिकल 19 के थ्रू चीज़ें हो रही हैं। किस में है भैया? 19(b) में है, सम्मेलन का अधिकार। 19(c) में क्या है? संघ बनाने का अधिकार। आप कोई पार्टी बनाइए, आप कोई संघ बनाइए। आजकल गांव-गांव में देखिए, समाज में देखिए, अलग अलग संघ बन रहे हैं, अलग अलग जातियों के संघ बन रहे हैं। तो वो कौन अधिकार दे रहा है? 19(c). और 19(d) में क्या है? संचरण या आने जाने का अधिकार। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, अथवा तो भारत से बाहर भी आप आ जा सकते हैं। सरकार आप पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स है। ये सब चीज़ें क्यों की गई? क्योंकि पीछे आप इतिहास में जब देखेंगे चीज़ों को, तो आपने देखा होगा प्रेस की स्वतंत्रता वहाँ पे समाप्त कर दी गई थी। सेंसरशिप लगाए जाते थे और प्रेस को बंद कर दिया जाता था। बाल गंगाधर तिलक को कई बार जेल भी जाना पड़ा इन सब चीज़ों के मामले में। और आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और खैर छोड़िए, जाने दीजिए वो सब चीज़ें, है ना। ये आप याद रखिए कि आने जाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार, ये है। और 5वां है कहीं पे जाके बसने का अधिकार। कहीं पे आप जाके ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। वो किस में है? तो ई में है, 19(e) में है। और एफ में क्या है? आजीविका के लिए व्यवसाय कर सकते हैं। आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं अपने जीवन जीने के लिए। तो ये अधिकार आपको दिए गए हैं। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। किसको दिया गया है? तो नागरिकों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? मानव मात्र के लिए अधिकार जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं 19 में ये 6 पार्ट हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। वाक स्वतंत्रता, आप ऐसा समझिए कि आप लोग बोल के एक सम्मेलन बुलाते हैं, और सम्मेलन बुलाने के बाद एक संघ बनता है। संघ बनने के बाद वो संघ कहीं पे आ जा सकता है, और उसके बाद वहाँ पे आने जाने के बाद या संचरण करने के बाद वहाँ पे लोग बस सकते हैं। अब जब वहाँ पे बस गए तो भोजन आदि की ज़रूरत पड़ेगी या व्यवसाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ है? ऐप में। इतनी चीज़ें आपको 19 से याद रखनी है। 20 में क्या है? 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। और 22 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 जो है बहुत बड़ा है भैया। 21 में सुप्रीम कोर्ट ने
अलग अलग समयों पे बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, जिसमें मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ। आप लोग कोशिश करिए कि नोट कर लीजिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब समझ लीजिए। प्राण मतलब शरीर, प्राण मतलब जो जीवात्मा है या जीव है या प्राण है, उसकी बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि आपकी ये जो बॉडी है, बॉडी की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। मतलब कि आप को जिंदा भी रखा जाए और आपके शरीर के ऊपर प्रहार न किया जाए, और उसी की बात करता है कि आप जिंदा भी रहें और सुरक्षित भी रहें। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है कौन? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, इसमें कई सारे जो है प्रावधान किए गए हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। क्या है इसमें स्वतंत्रता में? जो अधिकार है आपके, तो स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा पाने का अधिकार, स्वच्छ जल पाने का अधिकार, और क्या है, कहीं भी आने जाने का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, सोने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी भी है। आप जो है अपनी चीज़ों को किसी को अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, नहीं दिखाना चाहते हैं तो मत दिखाइए। और क्या है, और क्या है भैया, अगर पुलिस या फिर कोई जो लोक सेवक है वो आपके ऊपर ज़बरदस्ती जो है परेशान नहीं कर सकता, आपसे पूछ नहीं सकता कि आप जो है गवाही दीजिए। ये सब स्वतंत्रताएं कहाँ हैं? तो मौलिक अधिकार में। 21 में क्या है? तो 21 में पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, और टेलीफोन से बात करने का अधिकार, और आपकी जो टाइपिंग हो रही है वो अगर टाइपिंग आपकी बातों को किया जा रहा है तो आप जो है अपने मौलिक अधिकारों का हनन मान करके आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और क्या है इसमें? और क्या है भैया? तो सोने का अधिकार, आपको सोना बड़ा पसंद होता है तो आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, इस वजह से सोने का भी अधिकार आपको दिया गया है। किस में है? अनुच्छेद 21 में। और क्या है भैया? खाने पीने का अधिकार, आप जो चाहे खा पी सकते हैं, आप जो चाहे खा पी सकते हैं। तो वो सब चीज़ें किस में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। और क्या है? और क्या है अनुच्छेद 21 में? तो आप देखेंगे मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी का केस आया है कब? 1978 में। 1978 में। 1978 में क्या है भैया? मेनका गांधी का केस जो आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स शामिल किया गया है, तो उन्हीं के बारे में चर्चा की गई। और क्या है? इसी अनुच्छेद में खाने पीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया। बिहार में शराब हो गई थी बंद, तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि हमको जब खाने पीने का अधिकार है, अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है, तो हमें दारू पीने का भी अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि सकारात्मक रूप से आपको अधिकार दिए गए हैं, ना कि नकारात्मक रूप से। अब अगर आप शराब पीते हैं तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा, समाज में नेगेटिविटी पैदा होगी, इस वजह से आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कैसे कैसे लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी लेके। तो आपको अधिकार जो दिए गए ना वो पॉजिटिव आपके लिए, आपके समाज के लिए और देश के लिए हितकारी हो, इस वजह से ये अधिकार दिए गए। और क्या है? 21 का में क्या है भैया? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं, प्राइमरी की शिक्षा जो है वहाँ पे दी जाती है। ये जोड़ा गया संविधान में कब? तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ है। 86वां संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 2002 में। 2002 में इसे जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देगी सरकार, ये प्रावधान इसमें किया गया है। और क्या है? गिरफ्तारी में संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपके कुछ अधिकार वहाँ भी है, आपके अधिकार वहाँ भी है। क्या क्या अधिकार है भैया? कि आपको अपने हिसाब से वकील करने का अधिकार है। आप पूछेंगे कि क्यों हमको गिरफ्तार किया गया है, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। और क्या है? हाँ, इसमें दूसरा पार्ट जो है निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई अपराध भी नहीं किए हैं,
अगर कोई अपराध नहीं किए हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों? अगर सरकार को लगता है या पुलिस को लगता है कि अव्यवस्था फैलेगी आपके रहने से, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 3 महीने तक आपको 3 महीने तक पूछा गया एग्जाम में 3 माह तक आपको नज़रबंद करके रखा जा सकता है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि समाज में अगर आप संवेदनशील तरीके से लोगों को भड़काते हैं या ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे समाज में अव्यवस्था फैले या फिर कोई दंगा होने की चांसेस हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई मारपीट की व्यवस्था अगर आपके दिमाग में चल रही है कि हाँ दंगा करवाएंगे, तो उन सब के कारण सरकार पहले ही आपको गिरफ्तार कर लेगी और आपको 3 माह तक अंडरग्राउंड रखेगी। उसके बाद 3 महीने बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। ये व्यवस्था की गई है किसमें? तो अनुच्छेद ये जो 22 है गिरफ्तारी में संरक्षण, उसी में ये बातें की गई हैं कि आपको गिरफ्तारी में संरक्षण तो मिलेगा, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आप वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि समाज में उपद्रव ना हो और समाज में अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए ये प्रावधान किए गए। तो हमने देख लिया 14 से 18 और 19 से 22 तक। अब देखना है 23 से 24, 25 से 28 और 29 से 30 और 32। और मुझे लग रहा है कि इतना आप लोग याद रखिए। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बने हैं हमने बताया, ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए और 1-2 बार कोशिश करेंगे तो चीज़ें आसानी होंगी। पेपर पे आप क्वेश्चन लगाते चलिए। और अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। 33 में संसद ने सेना के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं, उनके लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। 33, 34, 35 उसको भी देखेंगे। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।